आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एलन चित्रवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है नर्सरी। नर्सरी किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन अपने को देखनी है कि नर्सरी किसे कहते हैं। तो देखो सिंपल भाषा में ये कहें कि वह सीमित स्थान जहां पर यानी एक छोटा सा सीमित स्थान, छोटा का मतलब यानी एक एरिया लिमिटेड है, उस छोटे से स्थान पर अपन क्या करेंगे, जो महंगे व छोटे बीज हैं उनको अपन उगाएंगे, उनके अपन देखभाल करेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। तो सिंपल सी बात यानी डेफिनेशन दो, वह सीमित क्षेत्र जहां पर महंगे व छोटे बीजों की बुआई की जाती है। वो स्थान क्या कहलाता है, नर्सरी कहलाता है। आ गया समझ में? मैंने आपको क्या कहा, अपने पास में 6 बीघा जमीन है, उस 6 बीघा जमीन में ऐसे तो है नहीं कि अपन पूरी में कंप्लीट में क्या करें, पौधे लगा दें। अपने को क्या करना है, यानी नर्सरी तैयार करनी है, पौध तैयार करनी है। उस पौध के लिए अपने को क्या करना है, एक सीमित एरिया लेना है। क्या करना है, एक सीमित एरिया लेना है, और उस सीमित एरिया में अपने को क्या करना होता है, पौधों की यानी पौधे तैयार करने होते हैं। तो जो भी महंगे और छोटे बीज है उनकी बुआई की जाने वाला जो सीमित क्षेत्र है, वो सीमित क्षेत्र क्या कहलाता है, नर्सरी कहलाता है। आगे समझ में? चलो बात करते हैं नर्सरी, यानी जो नर्सरी है अन्य धरातल से कितनी उठी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वही बनता है धरातल से सामान्यतया 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हुई होनी चाहिए। 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। मतलब जो भी बाकी का धरातल है आपका, वो बाकी के धरातल से आपकी जो नर्सरी आप जहाँ जो एरिया आपका नर्सरी का एरिया है वो अन्य धरातल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर पानी नहीं भरेगा। ठीक है। तीसरी चीज, जो आपकी नर्सरी की जो मृदा है, उस नर्सरी की मृदा को, जो नर्सरी की मृदा है, उस नर्सरी की मृदा को आपको किससे उपचारित करना है, फार्मेलिन से उपचारित करना है। मृदा को फार्मेलिन से उपचारित करनी चाहिए, और इस फार्मेलिन का 0.5 से 1% तक काम आता है। कितना परसेंट आता है, 0.5 से 1% तक काम में आता है। तो जो भी आपकी नर्सरी की मृदा है, उस नर्सरी की मृदा को आप किससे उपचारित कर रहे हो, फार्मेलिन की 0.5 से 1% घोल से उपचारित करना चाहिए। ठीक है। चलो आगे देखो, यानी यहाँ तक अपन ने देखा, यहाँ तक अपन ने 2-3 चीजें पढ़ी अभी तक कि वह सीमित स्थान जहाँ महंगे और छोटे बीजों की बुआई की जाती है, वो स्थान क्या कहलाता है, नर्सरी कहलाता है। सेकंड चीज अपन ने पढ़ी कि जो भी नर्सरी की मृदा यानी नर्सरी का धरातल है, वो सामान्य धरातल से जो भी बाकी का धरातल है उससे सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। और तीसरी चीज पढ़ी कि जो नर्सरी की मृदा है, उस नर्सरी की मृदा को किससे उपचारित करना चाहिए, अपने को फार्मेलिन से उपचारित करना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट नर्सरी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि नर्सरी की क्यारी का आकार कितना होना चाहिए। नर्सरी की जो क्यारी होती है, उस नर्सरी की क्यारी का आकार कितना होना चाहिए। तो याद रखना, जो नर्सरी की जो क्यारी है उसका आकार होना चाहिए 3 × 1 मीटर। कितना होना चाहिए, 3 × 1 मीटर होना चाहिए। यानी उस क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। यही एक सामान्यतः नर्सरी की क्यारी का आकार होता है। इससे ज्यादा आप बढ़ाओगे तो फिर क्या होता है, यानी क्यारी का आकार लंबाई तो बढ़ा सकते हो, लेकिन चौड़ाई बढ़ाने से क्या होता है, यानी जो भी आपका पानी होता है वो कंप्लीट क्यारी में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो, इसी में यानी आपके जब बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई से पहले
नर्सरी में बीजों की बुआई से पहले किससे उच्चारित करोगे? कवकनाशी से उच्चारित करोगे। अब वो कवकनाशी कोई सा भी ले सकते हो आप, थायरम ले सकते हो, कैप्टान ले सकते हो, सेरेसोन ले सकते हो, या एग्रोशन ले सकते हो, या कार्बेंडाजिम ले सकते हो। देखो, नर्सरी में बीजों की बुआई से पूर्व है, यानी नर्सरी में जो बीज है उन बीजों को बुआई से पहले किससे उच्चारित करते हैं? थायरम, कैप्टान, सेरेसन, एग्रोसन, जीएम और कार्बेंडाजिम। ये कवकनाशी है। इन कवकनाशी से आप उच्चारित करोगे और इन कवकनाशियों की जो मात्रा होती है वो रखी जाती है 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड, यानी 1 केजी बीजों को उपचारित करने के लिए अपन ने देखा थायरम, कैप्टान, सेरेसन, एग्रोसन और कार्बेंडाजिम की मात्रा 2 से 3 ग्राम अपने को रखनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने क्या होता है, नर्सरी में कीटों का प्रकोप भी होता है। किसका प्रकोप होता है? कीटों का प्रकोप भी होता है। तो कीटों से बचाने के लिए अपन क्या करें? तो याद रखना, जो भी कीट है उन कीटों से बचाने के लिए आपको क्या करना है? उसी नर्सरी की मृदा को उपचारित करना है। तो कीटों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 5% चूर्ण से मृदा उपचार करना चाहिए। यानी जो क्लोरो है, उस क्लोरोपाइरीफॉस है, उस क्लोरो का कितना परसेंट? 5% जो चूर्ण है उससे अपने को क्या करना चाहिए? जो नर्सरी की मृदा है उसको उपचारित करना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद यानी अपन ने नर्सरी की प्रारंभिक तैयारी की। उस प्रारंभिक तैयारी के बाद में अपने को क्या करना होता है? नर्सरी में बीजों की बुआई करनी होती है। नर्सरी में बीजों की बुआई करनी होती है। वो बुआई अपन कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं? नर्सरी में बीजों की जो बुआई है वो बुआई अपन कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं? तो वो विधि आपने को देखनी होती है। देखो, नर्सरी में बीजों की बुआई, नर्सरी में बीजों की बुआई। देखो, नर्सरी में बीजों की बुआई पहली विधि कौन सी आपकी? छिटकवा विधि। कौन सी विधि? छिटकवा विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। छिटकवा विधि का मतलब आप क्या करोगे? क्योंकि महीन जो बीज होता है उस महीन बीज को अपन क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? यानी हाथ से छिटक देते हैं। देखा होगा प्याज की अपन नर्सरी तैयार करते हैं भाई, कम से कम प्याज की तो अपने देखी होगी। आसपास अपने क्षेत्र में क्या होता है? प्याज की बुआई बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज तो आपने देखी होगी कि प्याज की जो नर्सरी अपन तैयार करते हैं उसमें अपन क्या करते हैं? क्यारी तैयार करते हैं और क्यारी तैयार करने के बाद में अपन जो भी अपना बीज होता है उसको समान रूप से क्यारी में छिटक देते हैं। तो विधि कौन सी आ जाती है आपकी? छिटकवा विधि आ जाती है। इस छिटकवा विधि में अपन क्या कर सकते हैं? जो भी आपकी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, जो भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों के अतिरिक्त जो भी मौसमी फूल हैं, ठीक है, यानी जो भी आपके फूल हैं, मौसमी फूल बोल दो या फूल, सभी फूल, गोभी वर्गीय सब्जियां आ गई, मौसमी फूल आ गए और जितनी भी वेजिटेबल्स आ गई, यानी जितनी भी वेजिटेबल्स आ गई, सब्जियां आ गई, उन सब्जियों की अपने को नर्सरी तैयार करनी होती है। तो अपन कौन सी विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं? छिटकवा विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखो नंबर 2 के ऊपर अपन देखते हैं पंक्तियों में बुआई। दूसरी विधि देखते हैं कौन सी? पंक्तियों में बुआई। देखो, पंक्तियों में बुआई करने से
थोड़ा सा फायदा ये होता है कि क्योंकि सिंपल सी बात है, छिटवा विधि में तो क्या होता है, पौधे से पौधे की कोई निश्चित दूरी नहीं होती है, ठीक है। वहां पर खरपतवार नियंत्रण करना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि अपन पंक्तियों में बुआई कर रहे हैं तो पंक्तियों में बुआई करने से क्या होता है आपके, यानी जो यानी नर्सरी में जो भी बीज होते हैं, जो भी किसी की सब्जी की नर्सरी अपन तैयार कर रहे हैं तो उसमें अपन खरपतवार कंट्रोल अपन आसानी से कर सकते हैं। तो अपने को सेकंड अपन ने देखा पंक्तियों में बुआई। अब यहाँ पर पंक्तियों में बुआई जैसे आप टमाटर की कर सकते हो, ठीक है, आप मिर्च की तैयार कर सकते हो, प्याज की तैयार कर सकते हो, यानी जितनी भी अपन सब्जियां बोले, जितनी भी आपकी सब्जियां होती है उन सब्जियों की यानी जो नर्सरी है वो और किस विधि के द्वारा, एक तो छिटकाव विधि के द्वारा तैयार कर सकते हो, दूसरी आप पंक्तियों में बुआई करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसी के अंतर्गत एक चीज और याद रखना, पंक्तियों में बुआई यानी पपीता में, पपीता का एग्जाम्पल भी आ सकता है क्योंकि पपीता के जो सीड होते हैं फल वृक्षों में एक पपीता ही ऐसा है जिसकी बुआई पंक्तियों में की जाती है, क्योंकि पपीता का सीड क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरी चीज यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी रो इंटू रो होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है, वो उसमें अपन कितने रखते हैं, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। रो इंटू रो की दूरी कितनी रखते हैं, पंक्तियों में बुआई करने पर 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो बीजों की गहराई होती है उन बीजों की गहराई पर क्या करते हैं, उनके आकार पर रखते हैं। बीजों की जो गहराई होती है वो गहराई पर क्या करते हैं, उनके आकार के आधार रखते हैं। यदि छोटे बीज है, क्या है, छोटे बीज है, उनके बीजों की गहराई अपन क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर रखते हैं। जो मध्यम बीज है उनकी अपन क्या करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो भी आपके बड़े बीज हैं उनकी अपन गहराई कितनी रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। आगे समझ में, बीजों की गहराई भी अपन ने देख ली कि छोटे जो बीज हैं 1 सेंटीमीटर, मध्यम 2 से 3 सेंटीमीटर, बड़े 4 से 5 सेंटीमीटर गहरे अपन बोते हैं पंक्तियों में बुआई करने पर। इसके बाद में आता है तीसरी विधि, डिबलिंग विधि। तीसरी विधि कौन सी आती है, डिबलिंग विधि। डिबलिंग विधि, देखो डिबलिंग जो शब्द है वो डिबलर से बना है, यानी यहाँ पर इस विधि में जो यंत्र काम में आएगा वो यंत्र कौन सा काम में आएगा, डिबलर काम में आएगा। यंत्र काम में कौन सा आएगा, डिबलर काम में आएगा। यानी डिबलर क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, यानी एक जिसका आगे का भाग नुकीला होता है उसको अपन क्या करते हैं मर्दा में डालते हैं, जिसके कारण एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में अपन क्या करते हैं सीड डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर क्या करते हैं मृदा कर देते हैं। वो क्या कौन सा यंत्र होता है आपका, डिबलर होता है। तो डिबलर के द्वारा जो फल वृक्ष है उन फल वृक्षों की बुआई अपन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा कौन से किसकी बुआई कर सकते हैं, जो भी आपके फल वृक्षों की बुआई है, फल वृक्षों के बीजों की बुआई। क्योंकि फल वृक्षों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण वो पंक्तियों में बोना कठिन होता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, यानी जो डिबलर होता है उस डिबलर की सहायता से अपन उनकी बुआई कर सकते हैं। ये तो अपने नर्सरी तैयार करने की जो भी आपकी विधियां है, यानी नर्सरी में बीजों की बुआई वो आ जाती है। इसके बाद में अपन ने नर्सरी तैयार की। नर्सरी तैयार करने के बाद में यानी पौधा कितनी उम्र में रोपने योग्य हो जाता है, ये चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। तो पौधों की रोपाई की उम्र, पौधों की रोपाई की उम्र, देखो जो पौधों की रोपाई की उम्र है वो क्या होता है, फल वृक्ष होते हैं उनमें अलग होता है, लेकिन फल वृक्षों में भी पपीता को छोड़ना है, क्योंकि पपीता क्या होता है एक ऐसा फल वृक्ष है जिसकी रोपाई यानी जो मात्र और मात्र 2 माह में रोपने योग्य हो जाता है। कितने माह में रोपने योग्य हो जाता है, 2 माह में रोपने योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन फल वृक्षों की। किसकी बात कर रहे हैं, फल वृक्षों की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके फल वृक्ष हैं वो फल वृक्ष 1 वर्ष में रोपने योग्य होते हैं, यानी जब आपका नर्सरी में पौधे की जो उम्र होती है वो 1 वर्ष हो जाती है, तब जाके वो क्या होता है रोपने योग्य होता है।
फल वृक्षों के बाद में मैंने यहीं पर आपको अपवाद स्वरूप पपीता के लिए बोला था कि पपीता को आप अच्छे से याद रखोगे अलग से, और यहाँ पर अलग से पपीता के लिए बताना है कितना, 2 माह बताना है। कितना माह बताना है? 2 माह बताना है कि पपीता की जो नर्सरी होती है वो 2 माह में रोपने योग्य हो जाती है। फिर बात करते हैं अपन, सबसे पहले मौसमी फूलों की बात कर लेते हैं। जो भी आपके फूल होते हैं उन फूलों की जो नर्सरी होती है उनमें टाइम थोड़ा कम रहता है, और वो टाइम कम कितना रहता है? 3 से 4 सप्ताह रहता है। यानी आपके जो फूल होते हैं उन फूलों की नर्सरी कितने समय में तैयार हो जाती है? 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है। उसके बाद आते हैं सब्जियों के ऊपर, यानी इससे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। ठीक है, सब्जियों में जो नर्सरी होती है वो मात्र 4 से 5 सप्ताह के रोपने योग्य हो जाती है। कितने सप्ताह के? 4 से 5 सप्ताह की रोपने योग्य हो जाती है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ा सा सब्जियों में भी प्याज को अलग से। प्याज के लिए आप याद रखोगे 6 से 8 सप्ताह। कितना याद रखोगे? 6 से 8 सप्ताह। तो देखो सब्जियों में अपवाद कौन आया? प्याज आया, जिसके उम्र क्या है? 6 से 8 सप्ताह आया। फल वृक्षों में अपवाद कौन आया? पपीता आया, जिसके उम्र कितनी होती है? 2 माह होती है। और फूलों के लिए आपको 3 से 4 सप्ताह बताने है। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा अपने को क्या करना होता है, नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग होती है या कैरी चेंज करनी होती है। तो वो कैरी कितने दिन बाद अपन चेंज करें? कई बार क्या होता है, यानी जैसे बेर वगैरह है, आंवला है, इनमें अपन क्या करते हैं, पहले अपन कैरी में तैयार करते हैं, उसके बाद में उसको पॉलीथीन की थैली में ट्रांसफर करते हैं या दूसरी कैरी में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि 12 महीने तक अपने को उसको नर्सरी में रखना होता है। तो अपने को क्या करना होता है, कैरी यानी चेंज करनी होती है या पॉलीथीन की थैली चेंज करनी होती है। तो उसकी जो उम्र होती है वो उम्र कितनी होती है? 3 माह हो जाती है। कितनी माह होती है? 3 माह होती है। तो यहाँ बता दो आंवला, बेर, आंवला, बेर, आम, अमरूद आदि की नर्सरी 3 माह बाद पॉलीथीन या दूसरी कैरी में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। इसकी आंवला, बेर, आम, अमरूद आदि की। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर यहाँ बन जाता है, पूछा जा सकता है कि जो बेर की नर्सरी होती है उस बेर की नर्सरी को कितने माह बाद दूसरी कैरी में स्थानांतरित करते हैं? तो आपको बताना 3 माह बाद स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी नर्सरी आ गई। अब बात करते हैं नर्सरी में ही अपन क्या करें, पौधे खरीदे। उस खरीदते समय अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है? तो नेक्स्ट इसके अंतर्गत अपन पढ़ लेते हैं नर्सरी से पौधे खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां। नर्सरी से पौधे खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां, यानी आप नर्सरी से पौधे खरीदो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो देखो आपको पहली कंडीशन, आपको नर्सरी से पौधे खरीदने हैं, किसी भी नर्सरी से आपको पौधे खरीदने हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या है, विश्वसनीय नर्सरी से पौधे खरीदने चाहिए। विश्वसनीय मतलब यानी आपको कंप्लीट ये पता हो, वो गवर्नमेंट की नर्सरी हो, आपको ये पता हो कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के पौधे बनाए जाते हैं, पौधे तैयार किए जाते हैं। तो उस नर्सरी से आपको पौधे खरीदने हैं। तो पहली सावधानी तो आपको यही रखनी है कि जब भी आप पौधा खरीदो किसी भी नर्सरी से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वसनीय है, यहाँ पर अपने को विश्वास होता है कि ये पौधे अपने के लिए क्या होते हैं, फायदे का सौदा होंगे। फिर बात करते हैं
पौधों की उम्र। जब भी आप पौधा खरीदो नर्सरी से, उस समय उस पौधे की उम्र पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं टाइम आपको बता चुका कि जो भी आपके फल वृक्ष हैं उनमें 1 वर्ष के पौधे रोपने योग्य होते हैं। जो पपीता है वो 2 माह रोपने योग्य होती है। जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद रोपने योग्य होते हैं। सब्जियां 4 से 5 सप्ताह और प्याज 6 से 8 सप्ताह बाद रोपने योग्य हो जाती हैं। तो ये चीज आपको पौधों की उम्र आपको पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर ये करते हैं कि जो पौधे की उम्र है वो मूल ग्रंथ से ज्ञात न करके, मूल ग्रंथ से ज्ञात न करके किससे ज्ञात की जाती है? सांकुर शाखा से। किससे ज्ञात की जाती है? सांकुर शाखा से ज्ञात की जाती है। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। यानी अब यहाँ पर 2 शब्द अपने पढ़े, एक आपने मूल ग्रंथ पढ़ा और दूसरा आपने सांकुर शाखा पढ़ा। मूल ग्रंथ किसे कहेंगे? यानी जो जड़ वाला पौधा होगा, जड़ वाला जो पौधा होगा उसको अपन ने मूल ग्रंथ कहा। और जो सांकुर शाखा है इसको साइन भी कहते हैं। यानी जो भी उस मूल ग्रंथ के ऊपर आप कोई भी टहनी काम में ले रहे हो, कोई भी शाखा काम में ले रहे हो, यानी उसको एक मॉडिफाई करने के लिए, एक अच्छा गुण वाला पौधा तैयार करने के लिए उसको अपन क्या कहते हैं? सांकुर शाखा कहते हैं, यानी साइन कहते हैं। तो आपके जो भी आपकी पौधे की उम्र है वो मूल ग्रंथ से ज्ञात करना करके आपके साइंस से ही ज्ञात की जाती है। ठीक है। नंबर दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि पौधा कौन सी विधि के द्वारा तैयार किया गया है, यानी वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन। यदि पौधा बीज के द्वारा तैयार किया हुआ है तो उसमें क्या होगा? फलन एक लंबे समय बाद होगा। और यदि पौधा वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार किया हुआ है तो पौधा क्या होगा? उच्च गुणवत्ता का होगा और क्या होगा? उसमें जल्दी फलन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको पौधे यानी नर्सरी से पौधे निकालते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? आपको क्या करना है? भाई आपने नर्सरी से पौधे खरीदते समय ध्यान रखा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा। उसके बाद में वहां से पौधे निकालते समय, नर्सरी से पौधे निकालते समय रखी जाने वाली सावधानियां। निकालने का मतलब अपन ये कर लिया कि अपने को इस नर्सरी से पौधे खरीदने हैं, ये पौधे अपने को खरीदने हैं। अब उन पौधों को वहां से लेके आते समय, यानी वहां से आप उठाओगे, उस उठाते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो देखो, पहली चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, यानी जब भी आप पौधे को वहां नर्सरी से निकालो, उसमें पौधे को निकालने के 1 से 2 दिन पहले सिंचाई की हुई होनी चाहिए। एक से 2 दिन पहले सिंचाई की जानी चाहिए। यानी है उसी टाइम पर तत्काल उसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, यानी तत्काल उसमें सिंचाई करोगे तो जड़ें टूटने का डर रहता है। तो जो भी आप पौधा खरीद रहे हो, उस पौधे को खरीदने के लगभग, यानी वहां से आप निकाल रहे हो, उस निकालने के 1 से 2 दिन पहले उसमें सिंचाई की हुई होनी चाहिए। नंबर 2, यानी जो भी आपके सदाबहार पौधे होते हैं, क्या होते हैं? जो भी आपके सदाबहार पौधे होते हैं, उन सदाबहार पौधों में जो भी आपकी यानी जो पिंड है, उस पिंड के साथ में क्या होना चाहिए? मृदा का पिंड होना चाहिए। यानी किसके साथ में? जड़ों के साथ में मृदा का पिंड होना चाहिए। तो सदाबहार पौधों में जड़ों के साथ मृदा का पिंड होना चाहिए। मृदा का पिंड होने से क्या होगा? यानी उसमें पानी की कमी नहीं होगी, यानी पौधा खराब नहीं होगा। तो सदाबहार पौधों को देते समय जड़ों के साथ में क्या होना चाहिए? मृदा का पिंड होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें, जो भी सदाबहार पौधे हैं, उन सदाबहार पौधों में अपने को क्या करना चाहिए? जब भी पौधा खरीदो और खरीदते समय निकालो वहां से, उस समय पौधे की जो भी 3-4 पत्तियां हैं
तोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन कम होगा और पौधे को हानि बहुत कम होगी। ठीक है, चलो, यानी पौधे की नीचे की 3-4 पत्तियां अपने को तोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद में अपन कहें कि पौधे की जड़ों को नुकसान कम से कम होना चाहिए, जड़ों को नुकसान कम से कम होना चाहिए। तो ये चीजें आप वहां से पौधे खरीदते समय ध्यान रखोगे। एक बार वापस बता देता हूं, पौधे वहां से आप निकालो, निकालते समय सबसे पहली कंडीशन, यानी जो भी आपके पौधे होते हैं उनमें 1 से 2 दिन पहले सिंचाई की हुई होनी चाहिए। यदि तत्काल उनमें सिंचाई की हुई होगी तो जड़ें टूटने का डर रहेगा। दूसरा पॉइंट अपने का कि जो भी सदाबहार पौधे होते हैं उन सदाबहार पौधों में अपने क्या होना चाहिए, जो भी जड़ें हैं उन जड़ों के साथ में मिट्टी का पिंड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपन ने बताया कि पौधे की जो भी नीचे की 3-4 पत्तियां हैं वो अपने को तोड़ देनी चाहिए। क्यों तोड़ते हैं अपन, क्योंकि तोड़ने से क्या होगा, उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल की हानि कम होगी। और उसके बाद में चौथा पॉइंट अपन ने बताया कि जो भी पौधे की जड़ें हैं उनको नुकसान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो, इसके बाद में अपने को ध्यान रखना होता है पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। यानी पौधा अपन निकाल दिया वहां से, अब पौधा अपन क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो पौधा लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियां, पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। पौधा नर्सरी से अपन लेके आ चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, गड्ढे जो भी अपने गड्ढे तैयार किए थे अपन ने, उन गड्ढों में अपने को क्या करने हैं, पौधे लगाने हैं। तो पौधे लगाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट अपन देखते हैं वो ये देखते हैं कि पौधा गड्ढे में उतना ही लगाना चाहिए जितना वो पॉलीथीन की थैली में है। पॉइंट से समझो एक बार वापस, पौधा गड्ढे में उतना ही लगाना चाहिए जितना वो पॉलीथीन में है। अपन ने क्या कहा कि अपन पौधा लेके आते हैं और पौधा लेके आते समय उसमें क्या होता है, नीचे जड़ों के चारों तरफ एक पॉलीथीन लगी हुई होती है। तो उस पॉलीथीन में जितना पौधा है उतने का उतना अपने को मृदा में लगाना है। यदि अपन ने क्या किया, उससे ज्यादा लगाया तो जो भूमिगत कीट है वो तने के ऊपर प्रहार करेंगे, और यदि आपने क्या किया, कम लगाया तो क्या होगा, हवा से जड़ें टूटने का डर रहेगा। तो पौधा उतना ही लगाना चाहिए जितना पॉलीथीन की थैली में था। दूसरी चीज, पौधा लगाते समय इस पॉलीथीन की थैली को हटा देना चाहिए। जो भी आपके पॉलीथीन है इस पॉलीथीन को हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए अपने को, पॉलीथीन की थैली को सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए। यानी आप किसी से भी ब्लेड से काट के, ब्लेड से चारों तरफ से काट के उसको क्या करना चाहिए, अपने को अलग से करना चाहिए। देखो उसमें भी पॉलीथीन की थैली को हटाते समय भी अपने को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है। क्यों, क्योंकि जड़ें उस टाइम पर पॉलीथीन निकालते समय जड़ें टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो अच्छे से उसको पॉलीथीन को काटोगे और काट कर क्या करोगे, उस पॉलीथीन की थैली को हटाओगे। उसके बाद में अपन ने कहा कि जो भी पौधे के ऊपर की 3-4 पत्तियां हैं, पौधे की ऊपर की 3-4 पत्तियों को छोड़कर शेष को हटा देना चाहिए। शेष को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। यानी अपन यहाँ पे ये कहेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपना जो मेन टारगेट है वो मेन टारगेट क्या है, पौधे को अच्छे से सफल बनाना। अब पौधे में जल की हानि ना हो, जल की हानि नहीं होने के कारण, यानी अपने को जल की हानि रोकनी है और उसके कारण
मृदा को दबा देना चाहिए। पिंड के चारों तरफ की मृदा को दबा देना चाहिए। यानी गड्ढे में अपन ने क्या किया, पौधा लगाया, जो भी पिंड था उस पौधे का, उस पिंड के चारों तरफ जो मृदा है उस मृदा को क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए। नंबर 5 में ये कहें कि पौधा लगाने के तुरंत पश्चात आपको क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। पौधा लगाने के तुरंत पश्चात आपको क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 के रूप में अपन बता दें कि यदि पौधे लंबे हैं, उन लंबे पौधों को क्या करना है, हवा से गिरने से बचाना है। तो लंबे पौधों को लकड़ी का सहारा देना चाहिए। लंबे पौधों को क्या करना चाहिए, लकड़ी का सहारा देना चाहिए। लकड़ी का सहारा देने से क्या होगा, वो हवा से गिरेंगे नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं अपन, यानी ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है जब भी आप पौधा लगाओ, पौधे लगाते समय। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन टॉपिक में प्रतिकूल मौसम। हालांकि प्रतिकूल मौसम में 3-4 चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 ही पढ़ाऊंगा, बाकी जनरली चीजें आती हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 2 में से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल मौसम का मतलब यानी कोई भी चीज जैसे यानी हवा तेज चल रही है, बहुत ज्यादा, यानी तेज का मतलब आंधियां चल रही है। आंधियां क्या होती हैं, यानी फल वृक्षों के लिए हानिकारक होती हैं। फल वृक्ष क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके फल फूल गिर जाते हैं। दूसरी चीज पाला पड़ रहा है, यानी पाले का मतलब दिसंबर जनवरी माह में क्या होता है, जब वायुमंडल का दिन का तापमान जो भी दिन का क्या रात का तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। और उस समय क्या होता है, यानी जो भी आपका धरातल है उस धरातल पे घास फूस के ऊपर बर्फ की पतली परत जम जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, पाला। क्या पढ़ेंगे, पाला। देखो पाले की डेफिनेशन आप दोगे, दिसंबर जनवरी माह में रात के समय वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तथा धरातल पर घास फूस व पौधों की पत्तियों पर बर्फ की एक पतली परत जम जाती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पाला कहते हैं। यानी दिसंबर जनवरी माह में रात के समय क्या होता है, वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तथा धरातल पर घास फूस व पौधों की पत्तियों पर क्या होती है, बर्फ की एक पतली परत जम जाती है, उसको पाला कहते हैं। पाले के कारण क्या होता है, इसके कारण, पाले के कारण यानी जो पौधे हैं उन पौधों में पौधों की पत्तियों में उपस्थित जल, कोशिकाओं में उपस्थित जल, उपस्थित सेल्स में जल जम जाता है जिसके कारण
सेल्स फट जाती हैं। वह पौधे मर जाते हैं। चलिए आपको पूछा जा सकता है कि पाले का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आपको बताना है कि पाले के कारण पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में प्रति जो जल है वो क्या हो जाता है, यानी आपका जम जाता है, इसके कारण जो सेल्स होती है वो फट जाती है और फटने से क्या होता है, पौधा मर जाता है। ठीक है, चलो ये तो अपन ने क्या देखा, पाले की डेफिनेशन देखी। अब बात करते हैं यानी पाले से बचाव के उपाय। पाले से बचाव के उपाय यानी अपने पौधों को किस प्रकार से अपन बचाएं। बचाव के उपाय देखो, बचाव के उपायों के रूप में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंचाई करनी है। क्या करनी है, सिंचाई करनी है। जब भी यानी ऐसा लगे कि आज पाला पड़ने वाला है उस समय अपने को क्या करना चाहिए, शाम के समय अपने को सिंचाई करनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, यानी जो भी पौधे होते हैं उन पौधों में क्या होता है, वायुमंडल की अपेक्षा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, पौधा पाले से प्रभावित नहीं होता है। नंबर दूसरी चीज यानी पहली चीज कंडीशन अपन ने देखी सिंचाई, नंबर दूसरी चीज अपन ने देखा धुआं करना चाहिए। नंबर दूसरा धुआं करना चाहिए। धुआं करने का मतलब यानी जो भी आपका उद्यान है उस उद्यान के चारों तरफ अपन क्या करें, यानी घास फूस, जो भी घास फूस आपका पड़ा है उस घास फूस को अपन क्या करते हैं, जला दे, और जलाकर अपन क्या कर देते हैं, धुआं कर देते हैं। धुआं करने से क्या होता है, वायुमंडल का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण भी अपन क्या करते हैं, पौधों को पाले से बचा सकते हैं। नंबर 3 टाटियां बांधकर। नंबर 3 टाटियां बांधकर, यानी जो भी आपके छोटे पौधे होते हैं, जो भी नर्सरी के पौधे होते हैं, उन नर्सरी के पौधों को अपन पाले से बचाने के लिए क्या करें, पौधे के चारों तरफ टाटियां बांध दें। वो टाटियां बांधकर अपन पाले से उनको बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अपने को करना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो काम में ली जाती है 0.1%। कितने प्रतिशत काम में ली जाती है, 0.1% काम में ली जाती है। जेट 2017 का क्वेश्चन, जेट 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था 17 में कि आपके पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा काम में ली जाती है, 0.1%। दूसरा ऑप्शन दिया था 0.5%, तीसरा ऑप्शन दिया था 1% और चौथा ऑप्शन दिया था 1.5%। तो राइट आंसर होता है 0.1%। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट विद्युत हीटर का प्रयोग करके। इसका प्रयोग करोगे, विद्युत हीटर का प्रयोग आप करोगे, यानी विद्युत हीटर जो विकसित देश है उन विकसित देशों में जो भी आपके पौधों को बचाने के लिए क्या काम में लेते हैं, अपन विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर का प्रयोग करके क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो विद्युत हीटर का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, पौधों को पाले से बचा सकते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं वायु रोधक पौधे लगाकर, वायु रोधी वृक्ष लगाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, पाले से बचा सकते हैं। और ये आपको करना है उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी वायु रोधी वृक्ष आप लगाओ कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि लगभग जो भी आपकी ठंडी हवाएं होती है वो ठंडी हवाएं कौन सी दिशा से आती है, उत्तरी दिशा से। और उत्तरी दिशा में आप वायु रोधी वृक्ष जैसे शहतूत है, शीशम है, देसी आम है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं गर्म हवाएं, यानी जिनको अपन कहते हैं लू। गर्म हवाएं या जिसको अपन कह सकते हैं लू। प्रतिकूल मौसम का नेक्स्ट आ जाता है अपने लू, या सब दूसरा भी आ सकता है आपके पास में गर्म हवाएं। देखो लू किसे कहते हैं, तो यहां पर आप क्या कहोगे, मई जून माह में, मई जून माह में
गर्म हवाएं पश्चिम दिशा से चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कौन से माह में, मई जून माह में। अब बात आती है कि मई जून माह में यानी जो भी गर्म हवाएं चलती है उसके कारण पौधों पर कौन क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो पौधे में क्या होता है, पौधे झुलस जाते हैं, पौधे फूल व फल झड़ जाते हैं। भाई प्रभाव बता दो, प्रभाव में आपने बता दोगे कोमल पौधे झुलस जाते हैं, कोमल पौधे झुलस जाते हैं। और दूसरी चीज आपके बता दोगे यानी फल फूल झड़ जाते हैं, फल फूल झड़ जाते हैं। ये प्रभाव पौधों के ऊपर पड़ता है। अब बात करते हैं बचाव के उपायों की। बचाव के उपायों की यानी अपन लू से कैसे बचाएं पौधों को। तो लू से बचाने के लिए देखो अपने को क्या करना है, वही टाटियां बांधकर अपन क्या कर सकते हैं, पौधों को लू से बचा सकते हैं। ऐसी सिंपल सी बात है। वो जो भी छोटे पौधे हैं उन छोटे पौधों के चारों तरफ आप क्या बांध दो, टाटियां बांध दो, और टाटियां बांधकर आप क्या कर सकते हो, उनको लू से बचा सकते हो। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आप बता दो सिंचाई करके। दूसरा पॉइंट बता दो आप सिंचाई करके, यानी पौधे को जो भी लू है उस लू से बचाने के लिए आप क्या करो, सिंचाई करो, और सिंचाई करके आप क्या कर सकते हो, लू से बचा सकते हो। तीसरी चीज बता दो आप वायु रोधी वृक्ष लगाकर। तीसरा पॉइंट बता दोगे वायु रोधी वृक्ष लगाकर, यानी वही अपन बात करें पश्चिम दिशा में वायु रोधी वृक्ष अपन कौन से लगाए, नीम है, शहतूत है, देसी आम है। इनका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, लू से बचा सकते हैं। और यहाँ पर बात आती है जैसे अपन ने पढ़ा था कहाँ पर, पाले में H2SO4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे ही यहाँ पर आपको बताना है पौधों के तनों पर चूने का लेप करके, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यानी पौधों के तनों पर क्या करोगे, किसका लेप करोगे, चूने का लेप करोगे। चूने के लेप करने से होता क्या है, चूने के लेप करने से देखो जो भी आपका यानी प्रकाश होता है भाई, जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो व्हाइट कलर होता है वो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो तने के चारों तरफ अपन क्या करें, चूने के घोल है, उस तने के चारों तरफ चूने के घोल का प्रयोग यानी लेप कर दे, जिसके कारण वो क्या कर देगा, आपके प्रकाश को परावर्तित कर देगा। और प्रकाश को परावर्तित करने के कारण क्या होगा, जो भी पौधा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यानी लू से उसको अपन बचा सकते हैं। तो इस टॉपिक में अपन ने देखा नर्सरी, और दूसरी चीज अपन ने देखी इसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम, ये अपन ने देख लिया। आज के टॉपिक में इतना ही। लास्ट एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जेट का एग्जाम 2 तारीख को कंफर्म होगा। कई बच्चों के अभी माइंड में ये है कि पता नहीं अभी एग्जाम होगा या नहीं होगा कोरोना को देखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जेट का एग्जाम 2 अगस्त 2020 को कंफर्म होगा। और आपको माइंड में भाई मैं सिक्योर हूँ, यूनिवर्सिटी सिक्योर है, लेकिन मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी टारगेट लेना है वो 2 अगस्त 2020 लेना है, और 2 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। दूसरी चीज इस जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये चीज आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बता सकते हो, क्योंकि 11th और 12th के अंदर भी अपने यही टॉपिक है। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन है कोरोना की वजह से उनकी भी पढ़ाई क्या हो रही है, लॉस हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो उस पढ़ाई का लॉस ना हो तो उनको आप क्या करो, यानी जो भी अपने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में बताओ कि सरकार जो भी ऑनलाइन क्लासेज है एग्रीकल्चर बाय LN के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपने